or in a three-dimensional vector or space vector. ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये है z एक्सिस। ये है तुम्हारे पास एक वेक्टर, वेक्टर ए। इसका प्रोजेक्शन कहीं यहां तक, जरा गौर करना। अब देखो ये यहां एंगल बना रहा है 90, ये यहां एंगल बना रहा है 90, समझे? और ये यहां पे एंगल बना रहा है 90। तो इस ए वेक्टर का x की तरफ कंपोनेंट यहां से यहां तक होगा। दिस इज ए का x कंपोनेंट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये वेक्टर ए का z कंपोनेंट, और इसी ए का यहां से यहां तक ये वेक्टर ए का y कंपोनेंट। तो जब आप थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किसी वेक्टर का करते हैं तो उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझे? जरा गौर करो, इस वेक्टर को जब तुम लिखेगा तो तुम लिखेगा उसका x कंपोनेंट के साथ i कैप, उसके y कंपोनेंट के साथ j कैप और उसके z कंपोनेंट के साथ k कैप। ये तीनों कंपोनेंट उसमें होगा, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ये तीनों कंपोनेंट उसमें होगा। और अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे अंडर रूट उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके z कंपोनेंट का स्क्वायर, ये तीनों यूज होगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन के लिए देखो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप ध्यान दें कि वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, और वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म करता है। तो याद रखना कि cos अल्फा x के साथ बना हुआ एंगल a का x कंपोनेंट बाई a होगा, cos बीटा y एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल a का y बाई a होगा, और cos गामा z एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल az बाई a होगा। तो वेक्टर जब स्पेस में हो, जब किसी वेक्टर का तीनों कंपोनेंट हो, मतलब x कंपोनेंट हो, y कंपोनेंट हो और z तीनों कंपोनेंट हो, तो उसको आप स्पेस वेक्टर या थ्री डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं। और उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप से। आप मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर आपको वैसे वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो आप कॉस कोसाइन एंगल्स को फेवर करेंगे, ज्यादा फॉलो अप करेंगे, जिसमें कॉस अल्फा का वैल्यू x कंपोनेंट बाई a, कॉस बीटा का वैल्यू y कंपोनेंट बाई a और कॉस गामा का वैल्यू z कंपोनेंट बाई a होता है। क्या आप समझे? जैसे एक एग्जांपल दे, मान लो तुम्हारे पास एक फोर्स है F इज इक्वल टू 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, ये एक फोर्स है। और कोई तुमसे बोल दे फाइंड फर्स्ट
magnitude of force, second direction of force from y axis। क्या आप ये दोनों बना सकते हैं? बोलिए बोलिए। ठीक है, इधर वाले को नोट करो, अच्छा से फिगर बना के अच्छे से नोट करो, उसको सॉल्व करो। बीटा इज इक्वल्स टू 4/5√2, सही है। देखो भाई, डायरेक्शन जब भी 3 डायमेंशनल वेक्टर का हो, याद रखना कि हम लोग कॉस को प्रेफर करते हैं। जब आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा आपका अंडर रूट उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व किया, इट कम्स टू बी अंडर रूट 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, and after solving this root under 50, or you can write that 5√2। ये तुम्हारा फोर्स है 5√2, मैग्नीट्यूड के लिए न्यूटन लगा। सेकंड में जरा गौर करो, तुमको डायरेक्शन निकालना है और किससे डायरेक्शन निकालना है? y एक्सिस से। तो y एक्सिस के लिए आप cos बीटा को यूज करेंगे। y एक्सिस के लिए cos बीटा, x एक्सिस के लिए cos अल्फा, z एक्सिस के लिए cos गामा। तो cos बीटा क्या है? y कंपोनेंट बाय पूरा वेक्टर। तो इसका y कंपोनेंट है 4 और पूरा वेक्टर है 5√2। तो आप लिखेंगे cos बीटा इज इक्वल्स टू 4/5√2। यही तुम्हारा आंसर, समझे? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मान लो जैसे हम लोगों के पास एक वेक्टर है ax i कैप, y j कैप और z k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है bx i कैप, y j कैप और z k कैप। अब देखिए, अगर आप इस वेक्टर को ऐड करते हैं, a के साथ b को आप ऐड करते हैं, तो आप सिंपली x कंपोनेंट्स को ऐड कर लीजिएगा, फिर y कंपोनेंट्स को ऐड करें, फिर z कंपोनेंट। मतलब a का x और b का x i कैप, a का y और b का y j कैप, और a का z और b का z k कैप। ax प्लस bx i कैप, ay प्लस by j कैप, az प्लस bz k कैप। ठीक है, यह है वेक्टर्स का ऐड करने का तरीका। ax प्लस bx i कैप, ay प्लस by j कैप, az प्लस bz k कैप। इसी तरह देखते चलो, अगर वेक्टर a में से b को माइनस करना पड़ा, तो a के x में से b का x माइनस करो i कैप, a के y में से b का y माइनस करो j कैप, a के z में से b का z माइनस करो k कैप। हम और भी एडिशनल कुछ लिखते हैं, ध्यान से देखना समझना। अगर हम तुम्हारे सामने थर्ड बोल दे कि 2a वेक्टर में b को ऐड करो, तो 2ax में bx का एडिशन, 2ay में by का एडिशन, 2az में bz का एडिशन। समझा क्या? तो ऐसे आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम सिंपल वे से जाना है। x कंपोनेंट को x के साथ ट्रीट करना है, y कंपोनेंट को y के साथ और z कंपोनेंट को z के साथ ट्रीट करना है। दिस इज ऑल अबाउट जो यहाँ पे आपको है ना जानना चाहिए। क्या आपको समझने में कहीं दिक्कत?
चलो आपके पास एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको क्राफ्ट करना है। क्वेश्चन क्या देखो, मान लो वेक्टर ए है हम लोग के पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और आपके पास बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तुमको फाइंड करना है a प्लस बी, तुमको फाइंड करना है a माइनस बी, तुमको फाइंड करना है, चलो यहाँ दूसरा चीज कर देते हैं, मॉड ऑफ a प्लस बी निकालना, फिर आपको फाइंड करना है a माइनस बी, फिर फोर्थ मॉड ऑफ a माइनस बी, फिर फिफ्थ तुमको फाइंड करना है 2a प्लस 3b, और फिर आपका सिक्स्थ, फिर आपको मॉड ऑफ 2a बनाना है सबको। वेक्टर a प्लस बी लिखना है तो a का x कंपोनेंट और y का b का x कंपोनेंट दोनों को ऐड कर दे। चलो 3 प्लस 1 4i कैप माइनस j कैप प्लस 7 कैप 7k कैप, फर्स्ट का आंसर हुआ सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 4i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप, बिल्कुल सही। अब जब आप इसी का सेकंड बनाते हैं तो आपको कुछ और थोड़ी ना करना, इसका मॉड निकाल देना है, और मॉड निकालने का मतलब अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, रूट अंडर 66, यही ना। थर्ड देखो, वेक्टर a में b को माइनस करना है, तो a का x कंपोनेंट 3, b का x कंपोनेंट i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो तुम्हारा a माइनस बी आया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर a माइनस बी। फोर्थ आपको मॉड निकालना है a माइनस बी का, so it is under root 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट अंडर 14 ना, रूट अंडर 14। तो भाई 4 तक हो गया। जब हम लोग फिफ्थ करेंगे तो हमको करना क्या है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b वेक्टर करना है। 9i कैप माइनस j कैप प्लस 13k कैप, बिल्कुल सही। वैसे हम लिख रहे हैं 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 i कैप प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 j कैप प्लस 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3k कैप। तो ये वैल्यू हो गया 6 और 3 9i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, सही है ना। और फिर इसका मॉड, फिर इसका निकालो मॉड, 2a प्लस 3b वेक्टर का मॉड निकालना है, तो आपको रूट अंडर 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए, आया भाई आंसर रूट अंडर 251, कितना 81 82 83, क्या हुआ, क्या हो गया सबका। सबको समझ में आया ये। किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो जी बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें?
83 कैसे आएगा? रूट अंडर 83 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 81 फिर ये वो कितना होगा? 82 83 वो 7 है ना सर? 7 कहाँ है? ये तो 1 1 है। 7 है सर 13 के क्या? कहाँ 13 के क्या? 8 माइनस 9 ना? यस सर। अच्छा यहाँ प्लस है, प्लस होगा। यस सर। हाँ प्लस होगा, प्लस सॉरी। तो 9 और 8 17 होगा ना, 17 के कैप होगा। तो 17 का स्क्वायर 81 प्लस 1 17 का स्क्वायर मतलब 289 ना। यस सर। 371 रूट अंडर 371 है ना। चलो कहीं किसी को डाउट इसमें? किसी को भी कोई प्रॉब्लम पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक। अच्छा चलो एक और इसमें है ना, 6 के बाद एक 7 बढ़ा दो, ये खत्म हो जाएगा। फाइंड सी सो दैट, आप एक सी वेक्टर निकालिए ताकि 3a प्लस बी प्लस सी बिकम 0। चलिए 7 भी बना दो। एक सी वेक्टर निकालो ताकि 3a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए। बनाओ 1 मिनट का काम है, बनाओ फटाक से। देखो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि सी वेक्टर का मतलब है माइनस 3a माइनस बी। तो इसका मतलब है सी वेक्टर इज इक्वल्स टू -3। इस वेक्टर में -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस वेक्टर में देखो -3 ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना है तो 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप, और फिर इसमें माइनस करना है बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है तो i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। जब आप इस सी वेक्टर को सॉल्व किए इट कम्स टू बी -3 और 3 9 -9 i कैप प्लस 6j कैप -12k कैप, और फिर माइनस साइन के साथ -i कैप -j कैप -3k कैप। सॉल्व कर दो आंसर। -9i कैप और -i कैप, क्या ये -10i कैप हुआ? 6 -1 प्लस 5j कैप हुआ, और -12 -3 -15k कैप हुआ। -10i कैप प्लस 5j कैप -15k कैप, ये रहा तुम्हारा सी वेक्टर। ठीक है, आया सभी का आंसर? अभी देखो वेक्टर्स में एडिशन वेक्टर का निकालने का मतलब होता है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। अगर हम तुमसे बोलेंगे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, इसका मतलब है दो वेक्टर का एडिशन निकालो। उस एडिशन को निकालने का एक तरीका तो आपके पास था, आई कैप जे कैप के हेल्प से आप निकालते हैं। दूसरा तरीका देखिए, दैट टर्म इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो समझो, मान लो जैसे हम लोगों के पास दो वेक्टर ये दो वेक्टर, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और उनके बीच का एंगल है थीटा। अब कोई तुमसे बोलता है कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। तो पैरेललोग्राम लॉ का कहना यह है कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लो
इन दोनों वेक्टर को लेके आप एक पैरेललोग्राम बना दिए। पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है टेकन इन सेम एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल वाला साइड, अपोजिट नहीं, अगल बगल, तो याद रखना कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्टेंट कहने का मतलब होता है ए और बी वेक्टर का सम। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two vector represents two sides of any parallelogram, then diagonal of that parallelogram will represent their vector resultant in terms of magnitude as well as direction. इस एरो का जो लेंथ होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, एरो का जो हेड है वो इसका डायरेक्शन बताता है। तो जब कभी भी दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, तो जो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो उस वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर का रिजल्टेंट कहने का मतलब वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब उसका लेंथ, और डायरेक्शन कहने का मतलब हेड जिधर जा रहा वो। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, थोड़ा इस डिफिनेशन को लिखो, उसके बाद इसमें एक डेरिवेशन है वो डेरिवेशन करेंगे, एक इक्वेशन आता है तो लिखिए, ये डेफिनेशन लिखिए, ये टॉपिक जान लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक डेफिनेशन लिखिए। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors represents लिखना फिर से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vector represents two adjacent sides, if two vector represents two adjacent sides of any parallelogram, then diagonal of that parallelogram will represent their vector resultant. Diagonal of their parallelogram will represent their vector resultant in terms of magnitude as well as direction. Will represent their vector resultant in terms of magnitude as well as direction. Vector resultant in terms of magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. क्या सभी का पूरा स्टेटमेंट हो गया? यस सर। चलो अब देखो, एक फॉर्मूला का डेरिवेशन है। आप इस फिगर को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, ऐसे
ऊपर से एक परपेंडिकुलर डालिएगा, ये यहां 90 बनेगा। अब देखो इस पॉइंट को 0 कह दो, इसको A कह लो, B है, ये C है, यहाँ M है। देखो भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, और ये अगर B है तो सामने वाला भी B होगा। अब जरा गौर करना, हम लोग CAM, पहले तो हम तुमको ये बता दें तो काम क्या कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मतलब जो हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मॉड निकालने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर उसका मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये वाला जो एरो दिख रहा है ना उसका लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकालना। ठीक है, हम लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, आप लोग सबको आइए इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC, इस ट्रायंगल AMC में बात करो, क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस? बोलो बोलो। Yes, sir. तो क्या यहां से हुआ CM इज इक्वल्स टू AC का साइन थीटा, और AC का मतलब है B, सो CM इज इक्वल्स टू B साइन थीटा। याद रखिए कि CM इज इक्वल्स टू B साइन थीटा। अब उसी ट्रायंगल में cos थीटा देखिए, क्या cos थीटा हम लिख सकते हैं AM by AC? तो यहां से AM का मतलब हो गया AC का cos थीटा, और AC का मतलब है फिर से वही B वेक्टर B cos थीटा। तो AM हो गया है B cos थीटा और CM हो गया है B sin थीटा। अब आप लोग सबको जो है ना इस OMC ट्रायंगल पे गौर करें। इन ट्रायंगल OMC देखो, हो गया सभी का? अच्छा इसको देखो ध्यान से, कहीं किसी को डाउट इसमें कोई भी लाइन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, आएगा ही आएगा। अगर किसी को कोई लाइन में प्रॉब्लम है प्लीज आस्क, पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, देखो ये जो हम लोग ये ट्रायंगल लिए है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो इसमें जब तुम साइन थीटा लिखेगा तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखोगे ना? तो परपेंडिकुलर में CM आया और हाइपोटेनस में ये B आया, तो जब तुम AC की जगह B पुट कर देगा तो ये B sin थीटा होगा। CM उसी तरह जब तुम cos थीटा लिखेगा तो बेस बाय हाइपोटेनस लिखेगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और फिर उसमें जब आप डाटा पुट करेंगे तो IM का वैल्यू B cos थीटा आएगा। क्लियर है? बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, इसमें a स्क्वायर हुआ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारा चीज है, हम अभी हड़बड़ी में इसको खत्म नहीं करना चाहते। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन लिखो, लिखो टू फोर्सेस of magnitude, two forces of magnitude
10 Newton, 10 Newton and 20 Newton, 10 Newton and 20 Newton are acting on body by making an angle 60 degree from each other, by making an angle 60 degree from each other, by making an angle 60 degree from each other. Find resultant force acting on body. Find resultant force acting on body. चलो सॉल्व करो फटाक से, सॉल्व करो। under 1/2 कितना? 30 root under 1/2। ठीक है, देखिए बस इसको यूज कर लेना, ठीक है। आप लोग सब कोई बस इसको यूज कर लीजिएगा तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पे है रूट अंडर 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60 डिग्री। बस इसको रूट में आप यूज कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। सही है? थर्टी ना आ रहा यार? हाँ सर 30। हाँ 30 न्यूटन इज योर आंसर। 30 न्यूटन सबका आया? चलो ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक रखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में?